हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है सबसे पहले ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बाद हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पे एक्ट करते हैं। मीन्स रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो ये मेन हमारा 3 टॉपिक है जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया था और ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। फिर से हम लोग ओम्स लॉ से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ओम्स लॉ और कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी सॉ, इफ देयर इज ए कंडक्टर, अगर हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, तो भाई कंडक्टर में क्या होता है? तो कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस कंडक्टर को हम लोग जोड़ देते हैं किससे? तो एक बैटरी से, और स्विच को ऑन कर देते हैं। ये प्लस हो या माइनस हो, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस यानी प्लस से जुट गया, ये माइनस यानी माइनस से हो गया, टर्म टर्म ये। तो माइनस माइनस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्लस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है किधर से किधर की तरफ? तो प्लस से माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देता है। और करंट का डायरेक्शन मूवमेंट किधर होता है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस ऑफ द बैटरी। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या का स्टेटमेंट क्या था? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? if all the physical condition of a conductor remains the same, if all the physical condition of a conductor remains the same, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the its। ठीक है। तो अगर इस बैटरी का पोटेंशियल है V और करंट जा रहा है I, तो फ्रॉम द ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है। और दैट I can write I equal to a constant K into V, और V equal to I by K, V equal to I by K। और लेट इट बी, इसको भी छोड़ो, इसको हम लोग K को हम लोग बाद में देखते हैं। If I is proportional to V, we can also write that V is proportional to I, and प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, और ये कॉन्स्टेंट को लिखते हैं R, और V इक्वल टू I इंटू R, और वी कैन राइट V बाई I जो कॉन्स्टेंट दैट इज R, वेयर R इज क्या है? R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। R क्या है? तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली ओम्स लॉ हमको क्या बताता है? तो ओम्स लॉ हमको बताता है
कि जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है तो ये करंट कितना पास होगा, तो करंट का अमाउंट डिपेंड करेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। दैट मीन्स वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उस सर्किट के थ्रू, उस कंडक्टर के थ्रू उतना ज़्यादा करंट पास होगा। दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दैट इज द बेसिकली द ओम्स लॉ। और इसी को ओम्स लॉ को हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर के फॉर्म में, जहाँ R क्या है, द कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो क्या है रेजिस्टेंस हम देखेंगे, ठीक है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं ओम, OHM, ओम, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे इसका नाम ओम पड़ा, और इसको एक ग्रीक लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। सो द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक। नाउ what is basically resistance? So let us see what is basically resistance. Resistance क्या है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो what is resistance first? So resistance can be defined the hindrance offered to the flow of electric current is called resistance. जब हम किसी सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सपोज करो ये हमारा कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। इफ वी आर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, व्हाट इज बेसिकली वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करता है। लेकिन अगर हम कोई कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है, तो कंडक्टर कोई भी एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना शुरू करते हैं, एक जगह से दूसरे प्लेस तक जाना शुरू करते हैं। तो ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स के इसी मूवमेंट के बीच में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपस में बेसिकली कह सकते हैं कि एटम के साथ कोलाइड करना शुरू करते हैं, और ये जो कोलिजन आता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस ऑफर्ड हो रहा है, दैट हिंड्रेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में जो हिंड्रेंस होता है उसको हम लोग उसका रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग एलिमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस करंट का फ्लो होने से रोकेगा, बस यही हमको ध्यान देना है, ठीक। नाउ अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लाया था, दैट इज B इक्वल टू I इंटू R, ठीक। यहाँ पे R क्या है, कॉन्स्टेंट है, और हमारे पास क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I आया था या I प्रोपोर्शनल टू V आया था। अगर हमको V प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ ड्रॉ करना दे दिया जाए, so if I have to draw the graph between the potential difference V and current I. So if I have to draw the graph between the potential difference and the current I, if I have to draw the graph between the potential difference and the current I, what I am going to get? So in the previous classes, 9th क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है।
9th में 10th में। तो अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है x+2y = 5, इसके ग्राफ के साथ इसके ग्राफ कुछ इस टाइप का था, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलता था। तो यहाँ पे भी कुछ यही है, v = IR, ये वेरिएबल हो गया, और सॉरी v और i वेरिएबल हो गया, r कांस्टेंट हो गया। तो अगर हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, ये लीनियर इक्वेशन है सिंपली, तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ क्या होगा? इसके ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच? तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ between the potential difference and current, and that should be a straight line for a conductor. Remember, the Ohm's law is valid for a ohmic conductor, it is not valid for all the types of materials. That means Ohm's law is not valid for the semiconductors, Ohm's law is not valid for the thermistors and different substances. It is valid for the ohmic conductors only. तो ohmic conductors के लिए बेसिकली कह सकते हैं कंडक्टर्स के लिए ही Ohm's law valid है, सबके लिए Ohm's law valid नहीं होता है। So the graph between B and I is a straight line. Okay, so this is all about the Ohm's law, and there is some questions based on the Ohm's law. Ohm's law पे बेस्ड कुछ questions आते हैं। अगर हमको कभी भी सपोज करो हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट्स पे ये डिफरेंट वोल्टेज का वैल्यू है। जब कभी हमको करंट फाइंड करना, जब कोई हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज आइदर V/I, R कैन बी फाइंड बाई V/I। यानी वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको R निकल जाएगा, वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो R निकल जाएगा। तो अगर सपोज करो इसका इस टाइप हमको निकालना है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज और ये हो गया हमारा करंट। तो ये इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमको उस टाइम का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू पूरे के थ्रू हमारा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, चेंज नहीं होगा। फॉर अ कंडक्टर द रेजिस्टेंस गोइंग टू बी सेम। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is factors on which resistance of a conductor depends. Not conductor, of a material depends. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हमको देखना है। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सो इट हैज बीन फाउंड दैट if this is the length of the material, this is the area of cross section of the material, then resistance of a conductor is directly proportional. Resistance of a conductor is directly proportional to the length, not conductor, material, is directly proportional to the length of the material. So, अगर देखना जाए इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का, वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि मटेरियल का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। सो सपोज दिस इज ए मटेरियल, इसका लेंथ अगर L है, तो इसके लेंथ को हम डबल कर देते हैं, L से हम 12 कर देते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? तो 2 टाइम्स हो जाएगा।
तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। अभी हम आगे चल के रेजिस्टेंस और करंट को हम लोग सिंपली कंपेयर करेंगे किससे, तो वाटर से, हाउ द वाटर फ्लो कैन बी कंपेयर टू द करंट फ्लो। ओके, थोड़ा सा आगे चल के हम लोग वो देखेंगे, अभी के लिए हम लोग देखते पड़ेंगे। पहला फैक्टर हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल is directly proportional not directly, it is inversely proportional to the resistance of a material is inversely proportional to the area of cross section. Now area of cross sectional, ये एरिया की बात हो रही है, ये एरिया की बात नहीं हो रही है, कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है। So it has been found that R is proportional to 1 by, ठीक है, so R is proportional to L and R is proportional to 1 by A। ये दोनों फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है। इफ आई कैन कंबाइन देम, अगर मैं इस पर कंबाइन कर देता हूँ तो क्या होता है, तो आई कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं तो रो से, दैट सिंबल इज कॉल्ड रो। रो इज कॉल्ड resistivity of the material। Okay, so rho is called the resistivity of the material। So this is how the resistance depends on the different factors। So here it depends on the three factors। What are the three factors especially? So resistance is directly proportional to the length, resistance is directly proportional to the area of cross section, and resistance is directly proportional to the resistance डिपेंड करता है मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का मटेरियल है, whether the material is conductor, whether the material is insulator, whether the material is semiconductor और थर्मिस्टर और व्हाटएवर। इन सभी फैक्टर्स पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितना होगा। तो पहले हम देख रहे थे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, फिर हम लोग फैक्टर्स पे बात करेंगे, ठीक है। So here R is resistivity to, then what is the resistivity here? Resistivity किसे कहते हैं? Okay, so what is resistivity over here? So resistivity, it may be defined the resistance offered the resistance offered by a material having unit length and unit area of cross section। ये डिफिनेशन कहाँ से आया, तो हमारे पास था R इक्वल टू रो L बाई ए। अगर हम यहाँ पे L इक्वल टू ले लें 1 मीटर और एरिया को ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, L को ले 1 मीटर, एक एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, R इक्वल टू रो हो गया। तो कहा जा रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। तो किसका रेजिस्टेंस,
तो उसका रेजिस्टेंस, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस जिसका लेंथ कितना हो तो 1 मीटर होना चाहिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए तो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर किसी मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर और उसका लेंथ है 1 मीटर, तो जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा वो रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो हम उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, नाउ इसको हम समझ सकते हैं कि let us this pen to be a copper material, इसका लेंथ है 10 मीटर मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 5 मीटर स्क्वायर, कुछ भी मान लेते हैं। अब इस पूरे मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। नाउ अगर इस मटेरियल को हम लोग कट करके करते हैं 1 मीटर लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को करते हैं हम 1 मीटर स्क्वायर, उस केस में ये पूरा का पूरा मटेरियल जो कि 1 मीटर लंबा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ये जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा वो उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस तो डिपेंड करा लेंथ पे, एरिया पे क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ बढ़ाओगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, बट रेजिस्टिविटी वो फिक्स होता है। वो किसके लिए होता है, तो 1 मीटर के लिए होता है, 1 मीटर के लिए होता है, या लेंथ 1 मीटर लेंथ के लिए होता है, या 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए होता है। तो वो किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होगा, क्योंकि कॉपर का जब भी रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो फिक्स लेंथ और फिक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए निकालेंगे। आयरन के निकालेंगे तो भी फिक्स लेंथ और फिक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करता है किसी भी मटेरियल के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द SI यूनिट, जब SI यूनिट की बात करते हैं तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L, RA/L, R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर मीटर कैंसिल, तो इसका SI यूनिट हो गया ओम। So the SI unit of resistivity is ohm meter. SI unit of resistivity is ohm meter, whereas the SI unit of resistance is ohm only. That is the basic difference between the resistance and the resistivity. रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस किसी भी लेंथ के लिए निकाल सकते हैं, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए निकाल सकते हैं। तो जब भी रेजिस्टिविटी निकालेंगे उसके लिए लेंथ फिक्स होगा और उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होगा। तो ये दोनों चीज़ फिक्स होना चाहिए, तभी भी हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। सो that is the basic difference between the resistance and resistivity. Remember the SI unit of resistivity is ohm meter. Fine. Now we are discussing on what factors the resistance of a conductor depend. और उसी केस में हमको resistivity का टर्म आया था, एक फैक्टर पर और डिपेंड करता है। Resistance of a material depends on the temperature. For the conductors, resistance increases with increase in temperature. For insulators and semiconductors, resistance decreases with increasing temperature.
तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? तो टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ता है कंडक्टर्स के लिए, और सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक फैक्टर्स हो गए जिस पे हमारा क्या डिपेंड कर रहा है? तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए ना। मैंने बोला था अभी कि किस तरीके से वाटर के फ्लो को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं करंट के फ्लो के साथ। ठीक, तो लेट अस कंपेयर देम। ये एक पाइप हो गया, ठीक है, ये एक वायर हो गया। वायर पतला ही है, इसको हम लोग लार्ज करके दिखा रहे हैं। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट। The electrons are flowing through it. ठीक है, तो ये 2 चीज है हमारे पास। नाउ अगर हम लोगों ने एज्यूम किया होगा, अगर हम लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो हम लोगों ने क्या ध्यान दिया होगा कि अगर पाइप का लेंथ ज़्यादा होता है, अगर पाइप का लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है? तो पानी का फ्लो स्लो हो जाता है, पानी कम स्पीड से फ्लो करता है, धीरे धीरे फ्लो करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे फ्लो करना मतलब there is opposition in the flow of water, there is a hindrance in the flow of water. So we can see that if the length of a pipe increased, the resistance in the flow of water is increased. That means we can say that जिस तरीके से लेंथ ऑफ पाइप को इंक्रीज करने से पानी का फ्लो कम हो जा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, सिमिलरली अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट स्लो हो जाएगा या उतना रैपिडली नहीं फ्लो करेगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, तो ये पहला है लेंथ का। दूसरा एरिया को देखते हैं। हाँ, अगर पाइप बहुत मोटा हो, पहला केस, दूसरा केस पाइप एकदम पतला हो, तो किस केस में पानी इजीली फ्लो कर सकता है? स्पीडली की बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी किस केस में फ्लो करेगा? तो ऑब्वियसली जो पानी, जो पाइप थिक हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उस केस में क्या होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? उस केस में कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। सो जिस तरीके से वहाँ पे पाइप में, जिस तरीके से पाइप में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा था तो वो वाटर का फ्लो बढ़ रहा था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ पाइप बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। सिमिलरली कंडक्टर केस में लेंथ बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने के साथ क्या हो रहा है? तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो ये 2 फैक्टर्स की तरह से हम एनालॉग कर सकते हैं करंट के फ्लो को वाटर के फ्लो के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा हाउ वी कैन एनालॉग द करंट, टू फ्लो ऑफ करंट टू द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। If the resistance of a conductor is R ohm, what will be the new resistance if area of cross section
is reduced to half and length is doubled. So what has been given in the question? Let's see the information which has been given in the question. The question states that the resistance of a conductor is R ohm. रेजिस्टेंस कितना है इसका? इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको R ओम दिया हुआ है. फाइन. लेंथ इसको मान लेते हैं L मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A मीटर स्क्वायर. नाउ ये इनिशियल कंडीशन था. फाइनली क्या हुआ? तो रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है. लेंथ कितना हो गया? तो लेंथ हो गया 2L मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A/2 मीटर स्क्वायर. ठीक है ना? क्या हमको पता है? तो हमको पता है कि R1 यानी R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू होता है रो, मानते हैं रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का L बाई ए. तो रो L1 बाई A1 रो, तो रो को लिखेंगे रो L1. लेंथ कितना है इनिशियली? L मीटर. तो एरिया कितना है? तो A मीटर स्क्वायर. तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया? तो रो L बाई ए एंड दिस रो L बाई ए इज गिवन एज R. तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? R. Now when the length is doubled, and area of cross section is halved, then न्यू रेजिस्टेंस लिखेंगे R2 को रो L2 बाई A2. अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी सेम ले रहे हैं क्योंकि वही मटेरियल को लंबा किया जाए, दूसरा मटेरियल नहीं है. दूसरा मटेरियल रहते तब हम रेजिस्टिविटी डिफरेंट लेते. तो क्योंकि सेम मटेरियल है इसलिए रेजिस्टिविटी सेम लेंगे. लेंथ और L2 बाई A2. लेंथ कितना है? तो लेंथ हमारा हो गया 2L. एरिया कितना है? तो एरिया हो गया A/2. अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो R2 इक्वल टू रो का रो L2 का वैल्यू कितना है? L2 का वैल्यू हमारा है 2L बाई A2 का वैल्यू कितना है? A2 का वैल्यू है A/2. तो ये हमारा हो गया 4 रो L बाई A. नाउ 4 रो L बाई A का वैल्यू क्या था? तो रो L बाई A का वैल्यू था R ओम. तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया? तो न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया द ओल्ड रेजिस्टेंस. सो वी कैन से दैट द न्यू रेजिस्टेंस will be 4 times the old resistance. हमारा जो नया रेजिस्टेंस है पुराने रेजिस्टेंस के 4 गुना हो जाएगा. ओके. There are numerous numerical problems regarding this. इस सबके कई न्यूमेरिकल्स हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उस न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग नया टॉपिक चलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. बट नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या देखेंगे? तो बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे इस फॉर्मूला पे, दैट इज R इक्वल टू रो L बाई ए, एंड सम एप्लीकेशन देखेंगे रेजिस्टेंस के. इस फॉर्मूला का किस तरह से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गुड नाइट.